नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी कैबिनेट की बैठक में 11 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेगी स्मार्ट पार्किंग ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट में पास की गई। गृह मंत्रालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में युद्ध से बचाव के लिए मॉक ड्रिल की हुई तैयारी। 7 मई को पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल का किया जाएगा अभ्यास। यूपी में 24 आईपीएस के ट्रांसफर, 7 कप्तान बदले। अयोध्या एसएसपी को गोरखपुर भेजा गया। वाराणसी आईजी को गृह सचिव का जिम्मा। शाहजहांपुर सड़क हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। बाइक कार की भिड़ंत, 4 दोस्तों समेत 6 की हुई मौत। कार सवारों को दरवाजा तोड़कर निकाला गया। आगरा में ज्वेलर्स का हत्यारोपी एनकाउंटर में ढेर दारोगा की पिस्टल छीनकर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। और यूपी में 51 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। ओले भी गिरने की आशंका। 34 डिग्री तक पहुंचा अधिकतम पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां आईएएस कौशल राज शर्मा दिल्ली वापस बुलाए गए हैं। आपको बता दें 10 दिन पहले सीएम योगी ने अपना सचिव बनाया था। वाराणसी से लखनऊ बुलाए गए थे कौशल राज शर्मा। वाराणसी में डीएम कमिश्नर दोनों रहे हैं कौशल राज शर्मा। 2006 बैच के आईएएस अफसर हैं कौशल राज शर्मा। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में डीएम और कमिश्नर दोनों रहे हैं कौशल राज शर्मा। वाराणसी से लखनऊ बुलाए गए थे कौशल राज शर्मा। वाराणसी में डीएम कमिश्नर दोनों पदों पर रहे हैं कौशल राज शर्मा। 2006 बैच के आईएएस अफसर हैं कौशल राज। और अगली अहम खबर सीतापुर से। बंद पड़े घर में चोरों का धावा सामने आया है। ज्वेलरी और नकदी सहित लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। बेटी के घर लखनऊ गए थे गृह स्वामी। चोरों ने घर में दाखिल होकर घटना को अंजाम दिया है। 25,000 रुपए नगद, लाखों के आभूषण पर हाथ साफ किया है। अलमारी तोड़कर लाखों के आभूषण चोरी किए हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस को लिखित में तहरीर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। जनपद के सिंधौली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो अलमारी तोड़कर लाखों के आभूषण पार किए हैं चोरों ने। पीड़ित परिवार ने पुलिस को लिखित में तहरीर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। तो जनपद के सिंधौली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। 25,000 नगद और लाखों के आभूषण चोरी हुए हैं। और अगली अहम खबर सीतापुर से। सीतापुर से अहम खबर, नहीं थम रहा धांधली के खिलाफ प्रदर्शन। आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा में धांधली के खिलाफ लगातार चल रहा है प्रदर्शन। धरने व शिकायतों के बाद भी कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आज फिर से शुरू किया धरना। धरने के दौरान डीपीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने जनपद मुख्यालय से राजधानी तक की शिकायतें की हैं, लेकिन लेखपालों पर अभी बीते दिनों लेखपालों पर कार्रवाई हुई थी। सफाई कर्मियों पर भी जिला प्रशासन ने कार्रवाई की थी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं धांधली के लगातार आरोप लग रहे हैं। एटा से अगली खबर है, जहां अनाथ बेटी ने फांसी का फंदा चूम लिया है। मां बाप की मौत के बाद बेटी अनाथ थी। गांव चमकरी में फंदे पर लटकता मिला है शव। युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। मां बाप की मौत के बाद ननिहाल में रहती थी यह युवती। गांव पुरेन में बचपन से रहती थी अनाथ युवती। गांव पुरेन ननिहाल में रहती थी। 2006 में मां ने आत्महत्या की, तो वहीं 2019 में पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की और अब बेटी की मौत हुई है। बेटी ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दी है। घर के कुंदे में दुपट्टे से लटका मिला है युवती शक्ति का शव। मौत की सूचना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। 8 माह पूर्व कोर्ट के आदेश पर युवती अपने घर आई थी। गांव चमकरी में उसका चाचा रवि पाठक वापस लेकर आया था। चाचा पर जमीन के लालच में ग्रामीणों ने हत्या करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने चाचा पर लगाया हत्या करने का आरोप। बताया जा रहा है कि चाचा लगातार
जमीन नाम करने के लिए दबाव बना रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची देहात कोतवाली पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस सभी एंगल से जांच करने में जुटी हुई है। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है। बसपा सुप्रीमो मायावती केंद्रीय निर्वाचन आयोग पहुंची है। आयोग में जाकर निर्वाचन आयुक्त से बसपा सुप्रीमो ने मुलाकात की। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं बसपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीधर भी बसपा सुप्रीमो के साथ मौजूद रहे। तो निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती। आयोग में जाकर निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी साथ में मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीधर भी साथ में मौजूद रहे। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है। गोमती नगर में झाड़ियों में बेसुध मिली है महिला। बेसुध महिला के साथ दुधमुही बच्ची भी मौजूद। गोमती नगर के समतामूलक चौराहे की यह घटना है। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाई है। बेसुध महिला और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। एम्बुलेंस से पहुंचाया अस्पताल। तो बेसुध महिला को लोहिया अस्पताल पहुंचाया है। ट्रैफिक पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बेसुध महिला और दुधमुही बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। बेसुध महिला के साथ दुधमुही बच्ची भी मौजूद। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हमीरपुर से अगली अहम खबर है। जाम के झाम ने ली है युवक की जान। डंपर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार घायल हुआ था। पीएससी से जिला अस्पताल रेफर के दौरान जाम में फंसा। 3 घंटे जाम में फंसे होने के चलते युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। सुमेरपुर क्षेत्र के छोटे पावर हाउस के पास यह हादसा हुआ। तो जाम के झाम में फंसकर युवक की जान गई है। डंपर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार घायल हुआ था। पीएससी से जिला अस्पताल रेफर करने के दौरान जाम में फंसा रहा। 3 घंटे जाम में फंसा रहा वाहन। इस दौरान युवक की मौत हो गई। सुमेरपुर क्षेत्र के छोटे पावर हाउस के पास यह हादसा हुआ। तो हमीरपुर से अहम खबर। जाम के झाम ने ली युवक की जान। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। अमरोहा से अगली अहम खबर है। किसान नेता का कातिल गिरफ्तार हुआ है। 5 बीघा जमीन के लालच में बेटे ने की थी हत्या। पिता को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतारा था। मृतक अपनी दूसरी पत्नी के नाम करना चाहता था जमीन के लालच में बेटे ने अपने ही पिता की कर दी हत्या। पुलिस ने आरोपी से आला कत्ल फावड़ा बरामद किया है। अमरोहा के थाना आदमपुर पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोरेठा में कल दिनांक 5/5/2025 को भगवान दास पुत्र बाबूराम की उसके बेटे द्वारा फावड़ा मार के हत्या कर दी गई थी, जिसमें आज बाबूराम के पुत्र लोकमान को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वह विवेचना में कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज राजधानी लखनऊ में प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और 11 अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। कैबिनेट की बैठक में राज्य विकास योजनाओं, निवेश, अधोसंरचना और कल्याणकारी नीतियों से जुड़े अहम फैसले पर लंबी चर्चा हुई। राज्य कर्मचारियों से जुड़ी ट्रांसफर नीति 2025-26 का कैबिनेट से अनुमोदन हुआ। 15 जून तक अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। जिले में 3 साल जबकि मंडल में 7 साल वाली पॉलिसी लागू की जाएगी। तबादला सत्र के दौरान 10% कर्मचारियों के तबादले होंगे। वहीं अडानी पावर से 5.38 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद की जाएगी। पावर कॉर्पोरेशन 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा। कैबिनेट बैठक में स्मार्ट पार्किंग का प्रस्ताव भी पास किया गया है।
तो 11 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। नई ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। अधिकारियों कर्मचारियों के 15 जून तक ट्रांसफर होंगे। आज से लेकर 15 जून तक यूपी में तबादले हो सकेंगे। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल वाली पॉलिसी लागू रहेगी। तबादला सत्र के दौरान 10% कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। 1500 मेगावाट बिजली क्रय प्रस्ताव को मिली मंजूरी। स्मार्ट पार्किंग को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ। ग्यारह प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेंगे स्मार्ट। यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की नीति मंजूर हुई है। अडानी पावर से 5.38 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली की खरीद की जाएगी। और कॉर्पोरेशन 1500 मेगावाट बिजली खरीद करेगा। यूपी कैबिनेट की बैठक में आज 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस मौके पर परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है, जिसमें जिलाधिकारी भी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और चिन्हित जमीन पर बस अड्डों को बनाया जाएगा, जिसके लिए 2 एकड़ जमीन जरूरी है। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह से के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की आज बैठक हुई है। बैठक में जो परिवहन विभाग की तरफ से निजी बस अड्डों को मंजूरी मिली है। सर, आज जो है कैबिनेट में आपके भी विभाग से जो है मंजूरी मिली है। देखिए, महत्वपूर्ण बिल था और दुर्घटना का कारण बनते थे। जो बसें सड़क पर किनारे खड़ी होती थी या जाम की समस्या होती थी, उनको हम लोग बार बार जब उन पर कार्रवाई करते थे तो उनको खड़ी करने की जगह नहीं थी। अब हम लोगों ने जो नई नीति बनाई है उसमें अब प्राइवेट बस अड्डा भी अब निर्माण हो सकता है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जिसमें पुलिस अधीक्षक, पीडब्ल्यूडी और नगर विकास और हमारे आरटीओ विभाग के लोग होंगे और इसको 10 साल के लिए हम लोग बस अड्डा बनाएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो 20 साल के लिए उसको रिन्यूअल करेंगे। और एक जगह पर कम से कम 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए, प्राइवेट यदि कोई लेता है तो। और एक व्यक्ति को एक जिले में 2 मिल सकता है, एक रूट में एक मिल सकता है। पूरे प्रदेश का कोई कंपनी करना चाहेगी तो एक व्यक्ति को 10 से ज़्यादा नहीं प्राप्त होगी। इस तरह का हम लोगों ने किया, इससे दुर्घटनाएं रुकेंगी और जो जाम की समस्या है उससे भी मुक्ति मिलेगी। ये जो बस अड्डा बनेगा, ये जो है सरकार जमीन मुहैया करवाएगी। देखिए, सरकार भी करेगी और प्राइवेट भी। कोई व्यक्ति लीज पर लेकर के अपने निजी भूमि पर भी करना चाहेगा तो उसका जो फॉर्मेलिटी है, जो नगर विकास और उससे एनओसी लेकर के उस पर वो कर सकता है। 10 साल के लिए पहली बार देंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो उसको और एक्सटेंशन करके 20 साल तक करें। तो हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह थे, जिन्होंने बताया कि ये जो निजीकरण के तहत जो बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा, ये सरकार भी जमीन उपलब्ध करे और निजी लोग भी जो इसको लेना चाहते हैं वो भी इसमें सहभागिता दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक में नगर विकास और ऊर्जा विभाग के 2 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 1500 मेगावाट बिजली खरीद और नगर निगम के पीपीपी मॉडल पर पार्किंग व्यवस्था को मंजूरी मिली है। इस मौके पर के न्यूज संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री AK शर्मा से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें आज 11 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें 2 प्रस्ताव महत्वपूर्ण पास हुए हैं, जैसे नगर विकास और ऊर्जा के लेकर। नगर विकास और ऊर्जा के प्रस्ताव आज कैबिनेट में पास हुए, क्या है? ऊर्जा में उत्तर प्रदेश की ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए पिछले सालों में जो हमारी एकदम से डिमांड बढ़ी है और आने वाले दिनों में भी जो डिमांड बढ़ने की संभावना है, उसके मद्देनज़र हमने पिछले सालों में कई पावर प्लांट कार्यान्वित करने का हमने प्रयास किया है, कार्यान्वित किया भी है। अपने जो वर्तमान में पावर प्लांट हैं उनको ज़्यादा PLF से चलाने का भी काम हम कर रहे हैं। नए पावर प्लांट को स्थापित करके उनसे भी उत्पादन का हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल आपने देखा होगा उसी कड़ी में NTPC के साथ हमने 3 करार किए हैं, जिसमें अनपरा में 1600 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए हमने NTPC से करार किया। ओबरा में लगाने के लिए 1600 मेगावाट का दूसरा NTPC के साथ करार किया और मेजा में
एक तीसरे प्लांट के लिए हमने करार किया है एनटीपीसी के साथ। उसी कड़ी में आज हमने मंत्रिपरिषद के समक्ष यह भी प्रस्ताव रखा था कि 1600 मेगावाट का प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाकर अगर कोई पार्टी हमें उसमें से 1500 मेगावाट प्लांट बिजली देना चाहती है तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसको हम कोयला देने के लिए सक्षम हो चुके हैं। भारत के कोयला मंत्रालय ने हमको कोयला दिया है और उसमें बिडिंग हुई। बिडिंग में जो रेट आया है, जो सबसे कम रेट आया है, अभी तक का सबसे बेहतर, सबसे किफ़ायती बिजली खरीदने का आज रेट लेकर के हम माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष गए थे और उसको माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रिपरिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक सर नगर निगमों में आप जानते हैं कि बढ़ती हुई आबादी के दृष्टिगत, बढ़ते हुए व्हीकल डेंसिटी के मद्देनज़र पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। आप जब भी घर से निकलते हैं, पार्किंग, चलने की जगह पे पार्किंग होती हुई दिखती है, जहाँ तहाँ लोग पार्किंग कर देते हैं। उसको नियमित करने के लिए, उसको वैज्ञानिक बनाने के लिए और उसमें टेक्नोलॉजी आधारित और बेहतरी लाने के लिए हमने एक प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा था कि पार्किंग नियमावली हम बनाएंगे। इस पार्किंग नियमावली का विचार करने के साथ साथ हमने इसको पब्लिक डोमेन में भी डाला था। लोगों के सुझाव भी हमने लिए थे और उसके तहत बहुत सारे सुझाव आए थे। उसको आखिरीकरण करते हुए एक नियमावली बना करके हमने नगर निगमों के लिए हमने रखा था। आज माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको मंजूरी दिया है। उसके मुख्य भाग ये हैं कि हर नगर निगम में चिन्हित जगहों पे, जो नगर निगम चिन्हित करेगा, उन जगहों पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हम पार्किंग के स्थानों का विकास करेंगे, जिसमें जो आमदनी होगी वो प्राइवेट पार्टी नगर निगम के साथ साझा करेगी, उसको शेयर करेगी और उसको एडवर्टीजमेंट लगाने का, टेक्नोलॉजी आधारित अन्य व्यवस्थाएं करने का सारी अधिकार उस प्राइवेट पार्टी को होगा। उसमें से उसको इनकम होगी और साथ ही नगर निगम को भी वो इनकम उसके कुछ भाग प्राप्त होंगे। तो हमारे साथ नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी थे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर स्थित जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज ट्रांसप्लांट चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने महानिदेशालय को पत्र भेजकर किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति मांगी है। इसके साथ ही ब्रेन डेड मरीजों के अंगों को उपयोग में लाकर जरूरतमंद मरीजों का उपचार करने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना है। कॉलेज के प्रधान डॉक्टर संजय काला ने बताया, पहल सिर्फ गंभीर मरीजों को जीवन दान देगी, बल्कि मेडिकल कॉलेज को उच्च स्तरीय ट्रांसप्लांट सेंटर के रूप में विकसित करने में भी अहम साबित होगी। अनुमति मिलने के बाद कॉलेज में ट्रांसप्लांट की तैयारियां तेजी से अमल में लाई जाएंगी। देखिए, एक्चुअली हम लोग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग अब ट्रांसप्लांट की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज धीरे कॉर्निया ट्रांसप्लांट पहले से ही हमारे यहाँ होता था, तो अब हम लोग हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। लेकिन साथ में एक ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर भी हम बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हेड इंजरी कई पेशेंट आते हैं जो ब्रेन डेड होते हैं। तो ब्रेन डेड पेशेंटों में अमूमन काउंसलिंग करके अगर उनके परिवार वाले तैयार हो जाते हैं तो उनमें चूंकि पेशेंट का ब्रेन डेड होता है तो वो खाली हार्ट काम कर रहा होता है, तो ऐसा पेशेंट हमेशा बेड रिडन होता है या वेंटिलेटर के मशीनों के माफिक जिंदा रहता है। तो ऐसे पेशेंटों में अगर उनके परिवार वाले, कईयों के जैसे परिवार वाले तैयार हो जाते हैं कि भाई अब उनके जो परिजन नहीं रहे, लेकिन बट समाज के लिए वो लोग उसके ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। अगली अहम खबर जालौन से है, जहां निजीकरण का विरोध और सरकार की नीतियों को जन विरोधी नीति बताते हुए आगामी 20 मई को बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें आंदोलन की तैयारी को लेकर कॉमरेड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री राजीव निगम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि निजीकरण के विरोध को लेकर 20 मई को बंद का ऐलान किया है और अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांग की है। एम्प्लॉयज एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव निगम ने कहा कि हम सब 20 मई को अपना अपना कार्य बंद रखेंगे। साथ ही आगामी रणनीति को लेकर कॉमरेड ने एम्प्लॉयज एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि हम जो लोग हैं वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में, जो देश की सबसे बड़ी यूनियन है, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, हम उस पर काम करने वाली ट्रेड यूनियन के लोग हैं।
मैं राजीव निगम, मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो हमारा संगठन है उसका महामंत्री हूँ। हमारे साथ मनोज जी हैं, कानपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज के महामंत्री हैं। पूरे देश के पैमाने पर जो सरकार, वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियाँ हैं, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियाँ हैं, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसके चलते स्थायी रोजगार नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते लोगों को खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है, चाहे वो शिक्षा का खर्च हो, चाहे चिकित्सा का खर्च हो, और जिसके चलते जो देश के पब्लिक सेक्टर संस्थान हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ काम किया है, देश की बहुत सारी परियोजनाओं में योगदान किया है, उसके निजीकरण की कोशिश जो सरकार के द्वारा करी जा रही है, उसके विरोध में पूरे देश के ट्रेड यूनियन मूवमेंट ने 18 मार्च को दिल्ली में एक सम्मेलन किया और उसमें निर्णय लिया कि 20 मई को हम पूरे देश के पैमाने पर एक दिन की हड़ताल करेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से युद्ध की आशंकाएं तेज हो चुकी हैं। ऐसे में जनता को तैयार रहने और सुरक्षित रखने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 7 मई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिविल डिफेंस मॉकड्रिल करने का फरमान जारी हुआ है, जिसको लेकर कानपुर शहर में भी जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल डिफेंस अधिकारियों और पुलिस प्रशासन, सेना और 20 से अधिक विभागों के पदाधिकारियों से बैठक कर ठोस रणनीति तैयार की। पाकिस्तान के साथ युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए जनता को तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करे हैं कि सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल 7 मई को आयोजित की जाएगी। हवाई अलर्ट भी जारी किया गया है कि हवाई अलर्ट को देखते हुए सायरन सिस्टम जो है वो बजाए जाएंगे। इतना ही नहीं, मॉक ड्रिल को लेकर कानपुर में जिला अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं, जिसमें सिविल डिफेंस के साथ साथ सारे विभागों के, चाहे फिर वो दमकल हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, सारे आला अधिकारी मौजूद हुए हैं। बैठक की गई है और पूरी ये मॉक ड्रिल को लेकर एक रणनीति तैयार करी गई है, जो 7 मई को कानपुर शहर में भी ये मॉक ड्रिल होगी। और उसकी क्या रणनीति होने वाली है, उससे पहले हम जनता से जरूर जान लेते हैं कि मॉक ड्रिल का जो डिसीजन आया है, क्या लगता है आपको? मॉक ड्रिल होने जा रही है, किस तरीके का खतरा है और जनता को कितना जागरूक होना चाहिए? देखिए, इसमें तो केवल जनता को ही जागरूक होना चाहिए कि जो ये मॉक ड्रिल या मान लीजिए जो ये कर रही है, हमारी केंद्र सरकार कर रही है, ये हमारी आपकी रक्षा के लिए कर रही है। क्योंकि हमारे जो भाई बंधु बहन गए थे कश्मीर में, उनके साथ पाकिस्तानियों ने ये दंडनीय अपराध किया है। हम लोग क्या करेंगे? नहीं जवाब देंगे तो हम लोग को नपुंसक कहा जाएगा, हमारी सरकार मोदी जी को नपुंसक कहा जाएगा। पूरा सारे देश हमारे देश को देख रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना होने बाद कर क्या रहे हैं। तो जनता का समर्थन सर्वोपरि होता है। हम सब आम जनमानस हर जगह से एकत्र करके करेंगे कि इसमें पूरी तरीके से सरकार का सहयोग करें और जो भी निर्देश दिए जाए, जैसे एक युद्ध वहाँ चलेगा अगर, तो एक युद्ध यहाँ भी चलेगा कि हम लोग के मन में भी युद्ध चलता रहेगा। उस युद्ध में अगर यहाँ पे उस युद्ध में हम लोग जाके भागीदारी नहीं कर सकते हैं, तो युद्ध यहाँ का हमारा युद्ध है। इसमें शासन प्रशासन और अधिकारियों का सहयोग दें, जैसे निर्देश हम लोगों को मिलें उस निर्देशों का हम लोग पालन करें, ताकि वहाँ के जो योद्धा हैं वो हम लोगों का मान सम्मान गौरव बढ़ाएं। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक अपील भी है हमारी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, अगर किसी न किसी कारणवश हम जैसे युवाओं को, हम जैसे लोगों को अगर वहाँ पे सेना में या किसी भी विंग में जाकर कुछ भी करने का अवसर प्रदान किया जाएगा तो हम लोग करेंगे, चाहे वो सैनिकों को पानी पिलाने का हो, सैनिकों की सेवा करने का हो, हमारे लोगों को कोई चीज़ आने जाने में जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो निर्देश आया है मॉक ड्रिल को लेकर, उसकी तैयारियां जो हैं कानपुर शहर में हो रही हैं। खुद जिला अधिकारी विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं। सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी उस बैठक में बैठे हैं और एक ठोस रणनीति तैयार करी जा रही है। 7 मई को अब कानपुर शहर में भी वृहत स्तर पर मॉक ड्रिल होगी और जिसके साक्षी पूरी कानपुर जनता बनेगी। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।